हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहाँ कैद में हम 3 लड़कियां हैं। एक मैं, नाज़नीन सिद्दीकी, उम्र 24 साल। और ये है रश्मि जादव, उम्र 18 साल। ये है हीना खान, उम्र 16 साल। हमें नहीं मालूम हमें यहाँ क्यों रखा गया है, ना ही हमें ये पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि एक औरत को हमारे बारे में मालूम है, वो और सिर्फ वो जानती है कि हम इस कैद में हैं। और वो औरत है मेरी अम्मी की सगी बहन, मेरी खाला तबस्सुम कुरैशी। लेकिन खाला की ज़ुबान पे ताला है, मजाल है एक लफ्ज़ निकले। तबस्सुम, एक बार तो बात करा दे मेरी नाज़नीन से। कैसी है वो? ये मेरी अम्मी है, जाहिदा सिद्दीकी, जिससे मेरी खाला अब झूठ बोलेगी। फोन आया था उसका, बोली सब खैरियत है। एक बार उससे बात हो जाए तो सुकून मिले। काम में बिजी रहती है, अगली बार फोन करेगी तो बात करवा दूंगी। ठीक है? ठीक है। अम्मी नहीं जानती कि मेरा फ़ोन छीन लिया गया है और मेरी आज़ादी भी। यकीन ही नहीं होता कि पिछले हफ्ते मैं यहाँ आने के लिए तितली की तरह तिलमिला रही थी और आज इस पिंजरे से निकलने के लिए एक पंछी की तरह फड़फड़ा रही हूँ। जिंदगी जब काल कोठरी हो तो ये जरूरी नहीं कि हर खिड़की रोशनी की तरफ खुलेगी। गरीबी के इस अंधेरे रेगिस्तान में अक्सर मौकों के सराब नजर आते हैं, पर इस मृग तृष्णा में, इस मिराज में उन मौकों के मुखौटे नजर नहीं आते। बेबस और अक्सर गरीब इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि वो रोशनी दरअसल साया है, जुर्म का साया। 7 दिन पहले 24 वर्षीय नाज़नीन को भी मौके की एक सीढ़ी दिखी, पर उस सीढ़ी की मंजिल खुला आसमान तो नहीं था। 15,000? आपने गलत सुना होगा खाला, उम्र हो रही है आपकी। इतनी भी उम्र नहीं हुई है मेरी। 15,000 ही कहा था उसने। मोबाइल नंबर लिया? अरे बड़े लोगों से मोबाइल नंबर थोड़ी ना मांगते हैं। उन्होंने कहा कोई नजर में हो तो परसों उसे उसी जगह ले आओ। तो ये कल की बात थी, तो अगर तुझे काम करना है तो कल उनसे मिलवा दूंगी। हाँ? लेकिन आप उनसे कैसे मिली? मैं नहीं मिली, तकदीर ने मिलाया उनसे। मैं तो कांदिवली बस स्टॉप में खड़ी थी, वो सामने से आवाज दी। अरे वो पैसे नहीं बढ़ाएगी, और तू तो जानती है ना मीरा रोड से रोज आना जाना कितना महंगा पड़ता है। मैं नहीं करेगी, रखती हूँ मैं। काम की तलाश है तुम्हें? जी आप कौन? मेरा नाम शालिनी ठाकुर है। फोन पर बात करते हुए सुना आपको अभी। घर पे काम करती हो? जी। फिर तो किस्मत ने मिलवा दिया हमें। मैं प्लेसमेंट एजेंसी चलाती हूँ। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिन्हें काम करने वाले लोगों की तलाश होती है, वो लोग इकट्ठा करके देती हैं। फिलहाल एक खाना बनाने वाली कंपनी है, उन्हें कुछ लोगों की तलाश है, यहीं गुजरात अहमदाबाद में। अरे बाप रे, इतनी दूर? फिर तो मुझे माफ करिए, मैं इतनी दूर नहीं जाएगी। कोई बात नहीं,
लेकिन अगर ऐसी कोई औरतें हों आपकी नज़र में जो 16 साल से ज़्यादा हों, जिनकी शादी ना हुई हो और 35 साल से कम, तो मुझे बता दें। तनख्वाह कितनी होगी? शुरुआत में 15,000 मिलेगी, 15,000 महीना, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ जाएगी। 15,000 महीना? हाँ, और रहने और खाने का खर्चा भी अलग से मिलेगा। महीने में 5 दिन की छुट्टी मिलेगी घर आने के लिए, और आने जाने का खर्चा भी कंपनी देगी। अगर तुम्हारी नज़र में ऐसी कोई लड़कियां होंगी जिन्हें ज़रूरत है काम की, तो मैं परसों यहीं पर मिलूँगी, यहीं भेज देना उनको। जी। अरे वाह, ये तो मतलब सुनहरा मौका है। महीने में 15,000, ऊपर से रहने खाने का अलग, और महीने में 5 दिन की छुट्टी भी, और ट्रेन का टिकट भी आने जाने का फ्री। और क्या चाहिए? उन्हें चाहिए तेरी जैसी जवान मेहनती लड़कियां। और तू हाँ बोलेगी ना तो मेरा भी कुछ फायदा है। कैसे? मुझे 10% कमीशन मिलेगी, तेरे पगार से नहीं, अलग से। जितनी लड़कियां भेजो, हर एक लड़की पर 10% कमीशन। अच्छा है ना, आपको कमीशन मिलेगा तो पैसे तो घर पे ही आए। वही तो। और मेरे हाथ में भी 15,000 आएंगे महीने के। अम्मी जान का बढ़िया से इलाज हो जाएगा। अब्बू की तरह नहीं, तड़प तड़प करके वो। अब तो अच्छी अच्छी बातें कर। अब तो ये सोच अम्मी जान को कैसे मनाएगी, वो तुझे इतनी दूर जाने ही नहीं देगी। नहीं खाला, फिलहाल अम्मी को कुछ नहीं बताएंगे। पहले वो कल वो शालिनी ठाकुर, उनसे पहले मिल लेते हैं। कहाँ रह गई शालिनी मैडम? अल्लाह जाने, बोली तो थी यही मिलेगी। अरे वो आ गई। मैडम जी, जी मैं तबस्सुम, परसों मिली थी आपसे यहीं पे। ये नाज़नीन है, मेरी बहन की बेटी। ये काम करना चाहती है। बहुत मेहनत का काम होगा, कर लोगी? अरे हाँ हाँ मैडम जी, मैं 4 घरों में काम करती हूँ। किसी से भी पूछ लीजिए, एकदम टाइम पे और साफ सुथरा काम है मेरा, और खाना भी अच्छा ही बना लेती हूँ। तो ठीक है, तुम्हारा एक फ़ोटो लगेगा और 9 तारीख को निकलोगी तुम यहाँ से। कैसे जाऊँगी मैडम? मैं तुम्हें मुंबई से अहमदाबाद तक का ट्रेन का टिकट दूंगी, और वहाँ पे कैटरिंग कंपनी के जो मैनेजर हैं वो तुम्हें रेलवे स्टेशन पर लेने आ जाएंगे। कंपनी का नाम क्या है? ऋषिगन केटरर्स। कम से कम 100 ऑफिसेज में खाना जाता है उनका। हम शाम तक सोच कर बताए तो चलेगा? इसमें सोचकर बताने वाली क्या बात है? ऐसे मौके रोज़ रोज़ तो क्या, ज़िंदगी में एक बार भी नहीं मिलते हैं। किस्मत की खिड़की खुली है तुम लोग के लिए। जी जी मैडम जी, मैं आऊँगी। कब आना है? अपनी फ़ोटो लेके तुम मुझे कल यहाँ इसी वक्त मिल जाना, मैं तुम्हें परसों की टिकट दे दूँगी। मैडम मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं कल फ़ोन अपना मोबाइल नंबर मैं किसी को नहीं देती। अपनी फ़ोटो याद से ले आना, और हाँ, फ़ोटो थोड़ी ढंग की होनी चाहिए। मौके की खिड़की सामने से खुली थी। नौकरी शहर के बाहर थी। नौकरी पक्की करने वाली औरत ने अपना फोन नंबर नहीं दिया, और ना ही नाज़नीन को सोचने का टाइम दिया। शक करने के एक नहीं बल्कि 3 कारण थे, लेकिन मौके ने बड़ा ही आकर्षक मुखौटा पहना था। खतरे का हर कतरा छुपाया गया था। सामने लटकाया गया 15,000 महीने का गाजर और एक फ्री टिकट का लालच दिया गया। नाज़नीन की आंखों में यह टिकट मुंबई से गुजरात तक का नहीं था, बल्कि गरीबी से छुटकारा पाने का टिकट था। गरीबी की बीमारी नाज़नीन के अब्बू को निगल चुकी थी, और वो किसी भी कीमत पर अपनी अम्मी जाहिदा को बचाना चाहती थी। पर यह कीमत कुछ ज्यादा ही कीमती पड़ी। नहीं, बहुत दूर है, मैं तुझे वहां नहीं भेज सकती। लेकिन अम्मी, तनख्वाह भी तो बढ़िया है ना। मैं फिर से काम पर लग जाऊंगी। अरे महीने में 4 दिन अस्पताल जाना पड़ता है तुम्हें, भूल जाओ जाहिदा। अम्मी, हम तीनों ही तो हैं एक दूसरे के लिए। मैं वहाँ पे जाऊंगी, काम करूंगी, यहाँ पे पैसे भेजूंगी, फिर आपका अच्छे से इलाज भी हो जाएगा। अब्बू के साथ जो भी हुआ वो मैं अपने जीते जी आपके साथ नहीं होने दे सकती अम्मी। बात तो सही कह रही है ना। अम्मी हाँ कह दो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अम्मी जिंदगी सवर जाएगी, हाँ कह दो। मुझे पता है नाज़नीन को मेरी फिक्र है। अगर मुझे कुछ भी हो जाएगा जैसे राशिद के साथ हुआ था, तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। पर खुदा ना खास्ता घर से इतनी दूर
मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो? मैं जानती हूँ कि अम्मी को मेरी फिक्र है, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी। जब मैं अच्छे पैसे कमाकर घर भेजूंगी, उनका इलाज होगा, हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, तब अम्मी मुझे माफ़ कर देंगी। तबस्सुम, ये लड़की तो मान ही नहीं रही है, जिद कर रही है। अल्लाह मियाँ को याद करो और जाने दो उसे, सब सही होगा ज़ायदा। मैं उसे अकेले नहीं जाने दूंगी। कम से कम तू तो जा उसके साथ। अच्छा ठीक है, मैं उसे छोड़ाऊंगी। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी साथ जाने की, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं दोनों की टिकट्स करवा दूंगी, लेकिन तुम्हारी टिकट के पैसे तुम्हारे कमीशन में से कटेंगे। सिर्फ नाज़रीन की टिकट फ्री होगी। चलेगा। तो मैं कल तुम दोनों की टिकट्स यहाँ पर इसी वक्त तुम लोग को दे दूंगी, और अहमदाबाद में कंपनी का आदमी तुम लोग को ढूंढ लेगा। मैडम जी, अगर कोई 19-20 हो गया और वो कंपनी का आदमी हमें नहीं ढूंढ लेगा। उनका अगर मोबाइल नंबर मिल जाता तो? तुम अब हमारी जिम्मेदारी, तुम्हारी हिफाजत करना, ख्याल रखना, ये हमारा काम है। तुम फिक्र मत करो। जी मैडम जी। तुम दोनों का नाम, सीट नंबर, बोगी नंबर, सब कुछ उन लोगों को दे दिया जाएगा, तो 19-20 होने का सवाल ही नहीं उठता। दीदी, तबस्सुम है? कौन है तू? मैं यास्मीन हूँ। दीदी, तबस्सुम से 2 मिनट बात करा दोगे? तू रुक यहीं, बुलाती हूँ। क्या हुआ यास्मीन? अरे, मैंने सुना तू नाज़रीन के साथ अहमदाबाद जा रही है। वो खाना पकाने वाली कंपनी में नाज़रीन की नौकरी पक्की हो गई है। हाँ, तेरे को कैसे पता? वो शहनाज बोली। और शहनाज को किसने बोली? अरे तू वो सब छोड़, मेरी बेटी हिना है ना, वो भी अहमदाबाद में ही है। कब से? पिछले 1 महीने से। रश्मि भी हिना के साथ ही है। रश्मि वो अपनी गायत्री की बेटी। तबस्सुम, तू सचमुच नाज़रीन के साथ जा रही है ना? क्या बात क्या है गायत्री? यास्मीन, तुम दोनों इतनी हड़बड़ाई क्यों हो? जब से हिना गई है, तब से उससे बात ही नहीं हो पाई है। और नहीं मेरी रश्मि से, अरे कोई खबर ही नहीं है। बेटा, पहुंचते ही फोन करना। हाँ, कितनी बार वही बात अम्मी, बोला ना करेंगे। रश्मि, एक दूसरे के साथ रहना, अकेले कहीं मत जाना, एक दूसरे को संभाल लेना। हो आए। तिकीट सांभाळून ठेवा। समय पे खाना खाना, अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, वहाँ पहुँचते ही दोनों की खबर लेती हूँ। हाँ, याद से हाँ तबस्सुम। और हाँ, हो सके तो नाज़रीन को उन दोनों के साथ ही रखवा देना। नाज़रीन उनकी बड़ी बहन जैसी है, और वो दोनों उसको मानती ही बहुत हैं। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक करके ही आएगी। अम्मी, मैं निकल रही हूँ। हाँ, अम्मी, अगर आप ऐसे ही रोएंगी तो मैं कैसे जा पाऊंगी? पहली बार घर से बाहर जा रही है, मुझसे दूर। आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। तू भी अपना ख्याल रखना, फोन करते रहना। ट्रेन में बैठने के बाद तबस्सुम खाला ने मुझे हिना और रश्मि के बारे में बताया। यास्मीन आपा की ही ना, पर वो तो बच्ची है ना, और रश्मि भी तो 1-2 साल ही बड़ी है उससे। गरीबी बचपन को बचपन कहाँ रहने देती है बेटा। चलो अच्छा है, हमारी एरिया की ही लड़कियाँ है, अच्छी लड़कियाँ है, अच्छी जमेगी। नाज़नीन के मोहल्ले की 2 टीनेजर लड़कियां 1 महीने पहले गुजरात में
उसी कंपनी में काम करने के लिए भेजी गई थी और उनकी कोई खबर नहीं थी। एक फोन कॉल तक नहीं किया था उन्होंने। और बड़े दुख की बात है कि ये बात ना नाज़नीन को खटकी और ना ही उसकी मौसी तबस्सुम को। नाज़नीन अब एक जाल में दाखिल हो गई थी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ने बिछाया था, और बहुत जल्द इस सुनहरे मौके का मुखौटा गिरने वाला था और भयानक असलियत का चेहरा दिखने वाला था। वो रही। सुनिए, तुम नाज़नीन हो ना? जी। और आप तबस्सुम? मेरा नाम मोना है और यह है अरविंद। हम लोग ऋषिगंज कैटरर्स से हैं, आपको लेने आए हैं। आइए ना, आइए। आइए। रुको, मैं देखती हूँ। क्या हुआ तबस्सुम? तूने बच्चों से बात नहीं करवाई, खुद भी फोन नहीं किया। तू रश्मि और हिना को मिली? कुछ तो बोलना, चुप क्यों है? अरे कुछ नहीं, वहां जाते ही काम में जुट गई ना, इसलिए। तबस्सुम, मेरी बेटी कैसी है? ठीक है, ठीक है। रश्मि हिना दोनों ठीक है। नाज़नीन के साथ दोनों का रहने का इंतजाम कर दिया मैंने। बस फोन ही नहीं कर पाई। तू नाज़नीन का नंबर दे, मैं फोन करती हूँ उसे। नंबर? हाँ। नंबर? अरे जाते वक्त ट्रेन में हम दोनों के फोन चोरी हो गए। नाज़नीन दुकान से फोन करती है मेरे नए वाले नंबर पर। तबस्सुम खाला किस मुंह से क्या कहती। मजबूरी में झूठ पर झूठ बोली जा रही थी, पर कब तक छुपाती सबसे कि अहमदाबाद में आखिर हुआ क्या था। मोना जी, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें तो बताया गया था कि ऋषिगंज कैटरिंग कंपनी का दफ्तर जो है शहर में ही है, कोई नवरंगपुरा के पास। बिल्कुल सही बताया गया आपको। एक्चुअली वहाँ हमारा मेन ऑफिस है, वहीं से बाकी ऑफिसेस में हमारा खाना जाता है। हाँ, लेकिन नाज़नीन वहाँ काम नहीं करेगी। तो फिर? नाज़नीन, तुम बाकी लड़कियों की तरह खाना बनाने के सेंटर में काम करोगी। वो जगह शहर से बाहर है, अब हम वहीं जा रहे हैं। कैसी है तू? नाज़नीन, तुम थक गई होगी ना? तुम जाके आराम करो, कल सुबह उठते ही तुम्हें काम पर जाना है ना? रश्मि, हिना, तुम दोनों अंदर जाओ, चलो। खाना कहाँ पे बनता है मोना जी? दिखाऊंगी ना, कल सब दिखाऊंगी। अभी तुम लोग अंदर जाओ और फ्रेश हो जाओ। आइए, यहाँ।
आ जाओ। नाज़नीन, आज रात तुम लोग यहीं सो जाओ, कल सुबह उठते ही हमें काम की जगह पर जाना है। हिना और रश्मि भी हमारे साथ ही काम करेंगी, वो लोग भी कल आएंगे? हाँ, वो लोग भी साथ आएंगे। चलो अब तुम लोग सो जाओ, मैं कल सुबह मिलती हूँ। नाज़नीन, ये लोग कुछ ठीक से बता नहीं रहे हैं, है ना? एक काम की जगह जैसे कोई राज है। क्या पता खाला, शायद कम ही बोलते होंगे। हिना, कहाँ थी तू? पूरा दिन तुझे और रश्मि को ढूंढ रही थी मैं, और तुम्हारे दरवाजे में भी ताला लगा हुआ था। ए, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? आपने हमारे दरवाजे पर ताला देखा ना? हाँ, लेकिन हम अंदर ही थी दीदी। क्यों? बाहर से बंद क्यों करते हैं? ताकि हम भाग ना सके। भागोगी क्यों? ज्यादा खाना बनवाते हैं क्या? और तू रो क्यों रही है? हम खाना बनाने का काम नहीं करती दीदी। तो फिर क्या काम करती हो? मोना बहन, ये चलेगी मेरे को। उसका 1.5 लाख लगेगा। 1.5 लाख? 1.5 लाख बहुत ज्यादा है मोना बहन। क्या हितेश भाई, लगन करना है ना आपको? 1.5 भी हिसाब से बोला है भाई मैंने। लेकिन दीदी, हम तो यहाँ खाना बनाने का काम करने आए थे ना? अरे लगन के बाद भी तो खाना ही तो बनाएगी ना, हाँ? और भी बहुत सारे काम करेगी। नहीं, आप हमें घर भेजिए। एक छोरी, ऐसी जगह भेजूंगी ना तुझे कि घर भर सब भूल जाएगी। चल चुपचाप खड़ी रहे यहाँ पे। मोना बहन, मैं क्या बोलता हूँ, कुछ कम करो ना। क्या 1.5 लाख वाकई बहुत ज्यादा है। अरे हितेश भाई, अब आप तो मेरे दिमाग का खोटी मत करो ना। फोटो भेजी थी ना आपको, अंदाजन भाव भी बताया था माल का, इतने इतने में माल पड़ेगा करके बोला था कि नहीं? अरे मर्द बनो ना हितेश भाई। 1.5 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी। और कोई मर्द है यहाँ पे? क्या अरविंद, कैसे लोगों को उठा कर लेके आ रहे? अगली बार ऐसे मर्दों को लाना जो इनको खरीद सके। ऐसे फोकटियों को मत उठा के लेके आना अगली बार यहाँ पे। निकलो निकलो यहाँ से, निकलो। हिना, रश्मि, तुम दोनों चिंता मत करो। हाँ, मैं बहुत जल्दी तुम दोनों का लगन कराऊंगी। हाँ, जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ। यहाँ कोई कैटरिंग का काम नहीं होता दीदी, बस ये लोग हमारी शादियाँ कराना चाहते हैं। दीदी, मुझे और रश्मि को यहाँ से बचा लो। ये लोग हमें कभी भी बेच सकते हैं। हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमें घर जाना है। ये गंदे लोग हैं। दीदी, मैं यहाँ पे चुपके से आई थी, अब मैं जा रही हूँ, वरना ये लोग मुझे मारेंगे। लेकिन दीदी, आप जल्दी से कुछ सोचो, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। खाला, खाला उठी, खाला उठी, खाला। क्या हुआ? खाला, यहाँ पे कोई काम वाम नहीं होता। हिना आई थी यहाँ पे, उसने मुझे सब कुछ बता दिया।
तबस्सुम, अब तुझे बताना ही पड़ेगा कि माजरा क्या है। कैसा माजरा? 2 हफ्ते हो गए तुझे अहमदाबाद से लौटे। तू बोली जा रही है कि नाज़िन से बात हो रही है। तू उसे हमारा नंबर तो नहीं दे रही है और ना ही हमसे बात करवा रही है। देख तबस्सुम, तुझे अल्लाह का वास्ता है, सच सच बता वहाँ हो क्या रहा है? कहा तो था सब खैरियत है। तो फिर मेरी हिना से बात क्यों नहीं हो पा रही है? नाज़नीन अलग अलग पीसीओ से फ़ोन करती है। मैं पूछती हूँ तुम दोनों के बेटियों के बारे में तो बोलती है सब सलामत है। तू झूठ तो नहीं बोल रही है ना मुझसे? झूठ? कैसा झूठ? ये कैसे हो सकता है कि दोनों का फोन एक साथ ही चोरी हुआ है? अब ऐसा ही हुआ है जाहिदा। ऊपर से नाज़नीन सिर्फ तुझे फोन करती है, क्या उसे अपनी अम्मी से बात नहीं करनी? और तू एक बार भी मेरी बात नहीं करवाती उससे। अब नाज़नीन ऐसे वक्त पर फोन करती है, कैसे बात कराऊं मैं तुम्हारी? काम का परेशान हो रही हो और बेकार में मुझ पर भी शक कर रही हो। तुम दोनों अपना फोन मुझे दो। क्यों? क्योंकि हम अपने किसी भी वर्कर्स को खुद के फ़ोन यूज़ करने नहीं देते। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें दूसरे फ़ोन देंगे कंपनी की तरफ से। लेकिन मैं तो कंपनी में नहीं हूँ ना, मैं तो इसे छोड़ने आई थी, वापस भी चली जाऊंगी। अभी दे दीजिए, जाते वक्त दे देंगे। दीजिए। अरे इसमें इतना क्या सोचना, दे दो ना। नहीं तबस्सुम, नहीं, तू पक्का मुझसे कुछ छुपा रही है। तुझे मेरी कसम बोलना, जब से अहमदाबाद से आई है मुझसे आके नहीं मिला रही है तू। ऐसा कुछ भी नहीं है, खाना खाओ। कैसे खाओ? नाज़नीन की फिक्र मुझे खुरेद रही है। वहां जरूर कुछ हुआ है और तू कह रहे है कि वहां सब ठीक है। ये सब तुम्हारी गलतफहमी है जायदा। कब तक सच को छुपा कर रखूंगी? झूठ तो एक दिन पकड़ा ही जाएगा ना। तबस्सुम, आज हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। नाज़नीन तुझे किस नंबर से फोन करती है? तेरे मोबाइल में नंबर होगा ना? बता तबस्सुम, मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ। बता हमारी बेटियां किस हाल में है, उनके साथ क्या हो रहा है? नाज़नीन से मेरी एक बार भी बात नहीं हुई। क्या बोल क्या रही है तू? मेरा और नाज़नीन का फोन चोरी नहीं हुआ था, छीन लिया था उन लोगों ने। नाज़नीन, रश्मि और हिना कभी किसी को फोन नहीं कर सकती है। वो तीनों किसी खाना बनाने वाली कंपनी में काम नहीं करती है। मैंने नाज़नीन को कहाँ छोड़ा है? क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ? तबस्सुम बता। वो तीनों फंस गई है, बहुत बुरी तरह फंस गई है। पहले मुझे और नाज़नीन को कुछ पता ही नहीं चला, पर जब पता चला उनके घिनौनी चाल का तो हिना और रश्मि की जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। ये सब भी यही होने वाला है खाला। शुरुआत से ही मामला गड़बड़ था। इससे करने के ढेर सारे कारण थे, पर हम दोनों तो पैसों की चमक में अंधे हो गए थे। तू वहां से निकली कैसे? चल चल। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? देखो, हमें यहाँ काम नहीं करना है, जाने दो हमें। देखो आप लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, चलो अंदर। देखिए, हमें धोखे से यहाँ पे लाया गया है। हमें बताया गया था कि खाना बनाने का काम है, लेकिन यहाँ पे तो आप रास्ता छोड़ दीजिए। हमें अरे क्या कह दिया ना अंदर मतलब अंदर। क्या शोर आ रहा है सब? हाँ, क्या हो रहा है? देखिए,
आप हमें रेलवे स्टेशन छोड़ दीजिए। नाजनीन यहाँ काम नहीं करेगी। आप लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं हमारे साथ। टीना और रश्मि को भी यहाँ पे जबरदस्ती रखा है, शादी वादी करा रहे हैं आप लोग। कमरे से बाहर कैसे निकली है? पता नहीं मनु बहन, कौन किस कमरे से बाहर निकला पता नहीं चला। तुझे कितनी बार बोला ताला लगाए कर, ताला लगाए कर, क्यों नहीं सुनता है मेरे? सुन छोरी, अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वो सुना है ना, वन वे? वैसी ये अंधी गली है। लेकिन हम अंधे नहीं है, हमने सब देख लिया है। और ना, मुंबई में हमारे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो वो यहाँ पहुंचाएंगे और आप सबके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। हाँ छोड़ो, अरे छोड़ो, चिल्ला, जीवन का चिल्ला, गला फटने तक चिल्ला, पत्ता तक नहीं हिलेगा यहाँ पे। चिल्ला, चल। नहीं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या बोली तू? हाँ? तेरे लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं मुंबई में। हाँ, चल ठीक है, छोड़ देती हूँ मैं तुझे, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले। तुझे तेरे काम के पैसे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, लेकिन अगर तूने मुंह खोला या पुलिस के पास जाने की गलती भी की तो तीनों लड़कियां मिलेंगी जरूर, पर सर किसका और धड़ किसका पहचानना मुश्किल होगा। अरविंद, डाल इसे गाड़ी में। चल। रहम करिए, नाज़नीन की अम्मी बहुत बीमार है। तो तू किस काम की बहन है रे? हाँ? जा जाकर उसकी सेवा कर। और सुन, नाज़नीन की चिंता करना छोड़ दे। अब मैं उसका लगन लगाने जा रही हूँ, वो भी धूम धड़ाके से, समझी? तुम दोनों बुढ़िया अपनी खुदगर्जी छोड़ो और उससे अपनी जवानी जीने दो, समझी? चुप बेटा भी। अरविंद, गाड़ी तेज कर। सुन, अगर मुंबई जाके तूने अपनी जुबान खोली तो यहाँ नाज़नीन, हिना और रश्मि तीनों की जुबान बाहर निकाल के रख दूंगी मैं, समझी? हर आधे घंटे में अहमदाबाद के लिए बस आती है यहाँ पे, मुड़कर देखना भी नहीं। ये ले। इन लोगों से पूछ कर रेलवे स्टेशन पहुंची और फिर वहां से घर आई। और पिछले 2 हफ्तों से तुम मुझसे और इन दोनों से झूठ बोलती रही, क्योंकि मुझे उन तीनों की जान की फिक्र थी। वो तीनों पर आज ना आए, बस इसलिए मैं चुप थी। वो लोग खतरनाक लोग हैं जाहिदा, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों ने बच्चियों को कहाँ रखा, मुझे कहाँ लेकर गए थे, और वो लोग कौन है मैं कुछ नहीं जानती। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मैं बस उन तीनों को बचाना चाहती थी। पुलिस के पास गए और खुदा ना करे उन लोग को पता चल जाए तो बच्चियों को मार डालेंगे। पर हमें क्या पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। तबस्सुम ठीक कह रही है,
कम से कम वो जिंदा तो है, जहाँ भी हो जैसे हो। हम शायद अपने बच्चियों से कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर पुलिस के पास गए ना तो उनके मौत के जिम्मेदार हम ही होंगे। पुलिस के पास जाना खतरा मोल लेना है। एक संगीन जुर्म को ये 4 गरीब औरतें किस्मत का लेखा मान रही थीं। उनकी बेटियां जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से ब्याही जा रही थीं, पर इन औरतों को डर था कि कानून के दरवाजे पर दस्तक देना उन तीनों लड़कियों की कब्र पर दस्तक देने जैसा होगा। एक पूरा महीना गुजर गया इस डर में, इस तकदीर के साथ लाचार समझौते में, और फिर एक खबर आई। हेलो अम्मी। नाज़नीन, तू कैसी है बेटा? कहाँ है तू? जल्दी घर आ जा बेटा। मैं यही हूँ, मुंबई में। तू मुंबई में? जल्दी घर आ जा बेटा। मुझे तो लगा था तुझे बिना देखे दम तोड़ दूंगी। मैं वो नाज़नीन नहीं रही, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। मेरी हालत सहन नहीं कर पाओगी अम्मी। तेरी अम्मी हूँ मैं, सब बुलवा लूंगी। तू बस जल्दी से घर आ जा। मैं नहीं आ सकती अम्मी, अब यही मेरा घर है। मैं जहाँ भी जाऊंगी वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे, मेरे साथ और भी बुरा करेंगे। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अम्मी, मैं रोज दुआ में आपको याद करके आपका चेहरा देखती हूँ, लेकिन मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, किसी को नहीं दिखा सकती। नाज़रीन, नाज़रीन, नाज़रीन। मेरी हिना या रश्मि के बारे में कुछ तो बोली होगी। कुछ ठीक से नहीं बोली, बस रोए जा रही थी। अरे कुछ तो बोली होगी ना। बोली उन लोगों ने उसके साथ। अरे देवा, मुझे वो नंबर दो जहाँ से उसने फोन किया था। मैं उसे फोन करती हूँ और पता लगाती हूँ। मुझे नंबर दो। पता लगाया मैंने, वो विराट के किसी पब्लिक फोन से फोन कर रही थी। फोन पर बहुत मायूस लग रही थी। मुझे तो डर लग रहा है कहीं अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। चार दिन 4 रातें ये 4 औरतें इंतजार करती रहीं कि शायद नाज़नीन दोबारा फोन करेगी। यास्मीन और गायत्री अपनी बेटियां हिना और रश्मि के बारे में खबर के लिए तरस गई थी, और जायदा और तबस्सुम बस नाज़नीन के घर लौटने की आस लगाए बैठी थी। हेलो अम्मी, मैं नाज़नीन। नाज़नीन, बेटा तू घर क्यों नहीं आ रही है? घर आ जा। नाज़नीन, बेटा मैं हिना की अम्मी बोल रही हूँ। तुझे अल्लाह की कसम है, सच सच बता, मेरी बेटी हिना और रश्मि कहाँ है? वो किस हाल में है? खुदा के लिए ऐसे चुप मत रह। तो सच सच बता,
तुम लोग कहाँ पर हो? हम लोग यहाँ तुम्हारे बिना मरे जा रहे हैं। नाज़रीन, बेटा कुछ तो बोल। तेरे अलावा यहाँ कोई कुछ नहीं बता सकता। बेटा कुछ तो बोल। नाज़रीन, मैं घर वापस जाना नहीं चाहती। मैं उन्हें नहीं बताना चाहती कि हम तीनों के साथ हकीकत में क्या क्या हुआ। हीना और रश्मि मेरी छोटी बहनों की तरह है। मैं उनकी अम्मियों को किस जुबान से बयां करूं कि उन दोनों पर किस तरह का कहर टूटा है। चले जाए इनको। घर गई तो हीना और रश्मि की सच्चाई बतानी पड़ेगी, और फिर ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ना मुझे, ना अम्मी को, ना किसी को। लेकिन हीना और रश्मि को एक ही इंसान बचा सकता है, और वो मैं हूं। नाज़नीन अपने साथ हुए हादसे को अपने ही अंदर दफन करना चाहती थी, किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। लेकिन नाज़नीन के इस रवैये से रश्मि और हिना तक पहुंचने के रास्ते भी बंद हो सकते थे। नाज़नीन इस खौफ की गिरफ्त में थी कि उसके गुनहगार शक्तिशाली लोग हैं, और अगर उसने मुंह खोला तो वो दोबारा उस तक पहुंच जाएंगे और इस बार उसे और भयंकर यातनाएं देंगे। मुंबई और अहमदाबाद, इन दो बड़े शहरों के बीच एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट चल रहा था। एक चिकनी चुपड़ी जुबान वाली औरत मुंबई में और उसके दो शातिर साथीदार अहमदाबाद में मिलकर ये लोग एक अच्छी खासी कंपनी की तरह ये व्यवसाय चला रहे थे। हैरत की बात यह थी कि ये घिनौना और खतरनाक व्यवसाय डंके की चोट पर कैसे चलाया जा रहा था। पुलिस और प्रशासन की नजरों से ये बचा कैसे रहा? क्या आखिरकार नाज़नीन ने हिम्मत की अपनी कहानी बयां करने की, और क्या उसकी वजह से रश्मि और हिना की जान बच पाई? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, नींव पक्की तो इमारत मजबूत, संस्कार अच्छे तो चरित्र मजबूत। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.